मेरी माँ। मेरी माँ आदरणीय श्रीमती किरण देवी का जन्म परखम गांव जिला मथुरा में हुआ था। जब वे 5-6 वर्ष की हुई तभी मेरे नाना नानी 4 पुत्रों और मेरी माँ के साथ आगरा आकर बस गए थे। वो भैरव बाजार के एक मकान में रहते थे जो बिरनगंज का ही एक हिस्सा था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल हस्ताक्षर कर लेती थी। उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। हमारे पिताजी का परिवार भी बहुत समृद्ध तो नहीं था, किंतु सफलता की ओर अग्रसर था। हमारी माँ कद काठी से मजबूत थी और घर के काम करने में बहुत दक्ष थी। इसी कारण विवाह के पश्चात पिताजी की घर गृहस्थी अच्छी तरह चल रही थी। मुझे याद है, मेरी माँ 2 बच्चों को एक साथ गोदी में लेकर सीढ़ियां चढ़ जाती थी। शुरू से ही वो अपनी बात को जोरदारी से रखती थी। मैं बता ही चुका हूं कि मेरे बड़े भाई मूलचंद जी का जन्म सन 1933 में हुआ था और बड़ी बहन सुशीला का जन्म सन 1935 में हुआ और मेरा जन्म सन 1937 में। हमारी माँ के कुल 6 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं और उसमें हर एक में लगभग 2 वर्ष का फर्क था। मेरी माता को भी अपने पुत्रों और पुत्रियों के ऊपर अभिमान था और इसी कारण उनका रुतबा भी घर में बढ़ता गया। मेरी दादी ने ही मेरे पिताजी का पालन पोषण किया था, क्योंकि मेरे दादाजी पिताजी को 6 माह का छोड़कर ही स्वर्गवासी हो गए थे। मेरी दादी मुझे नाश्ते में चूरमा खिलाया करती थी। मैं लगभग 7 वर्ष का था तभी मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया। मेरे पिताजी अपने व्यापार में इतने संलग्न रहते थे कि उनके घर के किसी कार्य में दखलंदाजी नहीं होती थी और सारे घर की देखभाल मेरी माँ की जिम्मेदारी थी। मेरी माँ पिताजी के लिए छोटे छोटे मुलायम 6 पराठे बनाती थी और हमारे सब बच्चों के पराठे सामान्य आकार के होते थे। हमारी माँ मोयन की रोटी, हाथ के बाजरे की रोटी और उसमें गुड़ मिलाकर उसके लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। हम सब भाई बहन बाजरे और गुड़ से बने लड्डू अवश्य खाते थे। जब मेरी बड़ी बहन सुशीला देवी 14 वर्ष की हुई तब उनका विवाह बहुत धूमधाम से किया गया, क्योंकि तब तक हमारे पिताजी का व्यापार काफ़ी अच्छा चलने लगा था। बालिकाओं की शिक्षा पर तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बड़ी बहन सुशीला 6ठी कक्षा तक पढ़ी, राजकुमारी ने 12वीं तथा छोटी बहन शकुंतला ने ग्रेजुएशन किया था। हमारी माँ दिन रात घर गृहस्थी में व्यस्त रहती और खूब प्रसन्न भी। विवाह शादी के अलावा उनका कहीं बाहर वालों से संपर्क नहीं था। उनकी गृहस्थी ही उनका साम्राज्य था और उनके सभी बच्चे पिता से ज़्यादा माँ की आज्ञानुसार चलते थे और माँ से डरते भी थे। हमारे पिताजी बच्चों पर कभी नाराज नहीं हुए, इसलिए माँ के हिसाब से ही सब घर चलता रहता था। सन 1951 में भाई साहब श्री मूलचंद जी की शादी लगभग 18 वर्ष की आयु में सौभाग्यवती सीता देवी राधेलाल सिगरेट वालों की पुत्री से हो गई। हमारी माँ ने शुरू से ही घूंघट करवाया और बड़े अनुशासन में रखा। जहाँ माँ का व्यवहार अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ प्यार भरा था, वहाँ पुत्र बंधुओं के साथ शुरू से ही दबावपूर्ण रहा। मेरी भाभी को शुरू से ही सुबह से काम करना पड़ता था और सास के पैर दबाकर ही बाद में सोने जाती थी। हम सब भाई बहन भी बाहर की दुनिया से ज़्यादा संपर्क में नहीं आए थे। मेरी भाभी को सबके खाने के बाद नाश्ता और सभी परिवार के लोगों के खाने के बाद खाना मिलता था। समय बीतता गया, लेकिन माँ का यह असामान्य व्यवहार जारी रहा।
पिताजी ने व्यापार में खूब उन्नति की और हम नवनिर्मित मकान 6/95 राम निकेतन बेलनगंज में शिफ्ट हो गए। गृह प्रवेश का खूब अच्छा उत्सव मनाया गया और नए मकान से मेरी बहन राजकुमारी का विवाह सन 1955 में अमरनाथ पुत्र सूरजभान कागजी सेठ वाली गली के साथ खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। मेरा विवाह 16 फरवरी सन 1959 में सौभाग्यवती मालती अग्रवाल पुत्री श्री राजनारायण बंसल फर्म मुरलीधर पन्नालाल के साथ संपन्न हुआ। मालती के पिता ने यह समझकर विवाह किया था कि मेरा दामाद तो बहुत पढ़ा लिखा है, तो मेरी पुत्री को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन शादी के बाद ही उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होने लगा जैसा माँ का व्यवहार बड़ी बहू के साथ था। यह सोचने की बात है कि हमारे शरीर के हिस्से में जरा सा कांटा भी चुभता है तो सारा शरीर और मन कष्ट पाता है। इसी प्रकार ये संभव नहीं है कि परिवार का कोई व्यक्ति कष्ट पाए या दुखी हो तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर न पड़े। इसका समापन अंत में परिवार के दुखद विघटन के साथ ही होता है। 20 मार्च सन 1960 को पूज्य पिताजी का स्वर्गवास एक प्रोस्टेट के ऑपरेशन के दौरान हो गया था और बड़े भाई श्री मूलचंद जी के कंधों पर अपने छोटे भाई बहनों का उत्तरदायित्व आ गया था। हम सब अपनी माँ को खुश देखना चाहते थे, इसलिए उनकी उचित अथवा अनुचित सभी इच्छाओं का मान रखते थे। लेकिन घर की परिस्थितियां सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थीं। मैं और मेरे बड़े भाई ये सब देखकर दुखी थे, लेकिन माँ को समझाने में असमर्थ थे। यहाँ हमारा व्यापार तो सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, किंतु वहाँ घर में असामान्य स्थिति होने से मन विचलित होने लगा था। स्थितियाँ बिगड़ती गईं और जैसे तैसे हमने अपनी छोटी बहन शकुंतला का विवाह सन 1964 में श्री हरिशंकर गुप्ता, जो फूड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट थे और कोका कोला कंपनी में बम्बई में कार्यरत थे, उनसे कर दिया। छोटे भाई पूरनचंद का विवाह सन 1967 में आगरा कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा सौभाग्यकांक्षिणी कमला देवी से, जो कि साधारण परिवार से थी, हो गया। हम लोगों ने व्यापार में काफ़ी कुछ बढ़ा लिया था। घर में 2 गाड़ियां भी आ गई थीं, लेकिन हम मन से बड़े व्यथित थे। 20 जुलाई सन 1967 को मेरी पुत्री अर्चना का जन्म हुआ। 16 अक्टूबर 1968 को एक ऐसी घटना हुई कि मेरी पुत्री अर्चना, जो कि तब 1.25 साल की हो चुकी थी, धरती पर पड़ी चटाई पर रो रही थी। मालती खाना बना रही थी। मेरी माँ और बहन राजकुमारी कमरे में बातें कर रही थीं। जब अर्चना को रोते हुए 20-25 मिनट हो गए और किसी ने भी उसे गोद में नहीं लिया तो मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैंने उसको पहली दफ़ा अपनी गोद में लिया और अपने कमरे में चला गया। मेरे इस व्यवहार पर तुरंत अप्रत्याशित प्रतिक्रिया हुई और मेरी माँ ने मालती को काफ़ी उल्टा सीधा कहा और रसोई से निकल जाने को कहा और बोला कि जाकर के बेटी को संभालो। उस दिन भर न मालती ने खुद खाना खाया और न मैंने मालती से कुछ बात भी नहीं की और दूसरे दिन सुबह होने पर कुछ कपड़े अटैची में रखे और मालती की 2 साड़ियाँ ली। इसके पश्चात हम फिलिपगंज यमुना किनारा, जहाँ हमारी दुकान थी, वहाँ 2 कमरे पहली मंजिल पर बने हुए थे, वहाँ अर्चना को अपने साथ लेकर चले गए। एक दफ़ा निश्चय करने के बाद मैं उस पर दृढ़ रहता हूँ। उस वक्त भी सारी कठिनाइयों के बाद भी उन 2 कमरों के घर में रहा जहाँ चारपाई भी नहीं थी। दूसरे दिन मैंने बांस दरवाजे से 2 चारपाइयाँ बनवाईं और अपना जीवन शुरू कर दिया। उस समय मैं आगरा जेसीज का वाइस प्रेसिडेंट था और बिछाने के लिए सिर्फ चटाई थी और कुर्सियाँ भी नहीं थीं। मेरे मित्र श्री सुरेश सुराना अपनी पत्नी के साथ आए। मैंने उनका चटाई बिछाकर ही स्वागत किया। दूसरे दिन मैं किरण एंड कंपनी के ऑफिस में जाने लगा और घर में भी एक लकड़ी की संडास बनवाई और कुछ आवश्यक प्रबंध किए। पत्नी आशंकित थी कि कहीं वापस उसी घर में न जाना पड़े, लेकिन मेरा निश्चय अटल था। 4-5 दिन बाद जब मैं दुकान से जाने लगा तो मैं माँ के पास भी गया और जैसे मैं रोज जाकर उनके पैर दबाता था वो शुरू कर दिया। मेरे मन में कोई आक्रोश नहीं था। मेरे यहाँ 2 जुड़वां पुत्रों ने 26 अगस्त सन 1970 में जन्म लिया। उस मौके पर मैंने परिवार की सारी देखभाल संभाली। मुझे 2 पुत्रियों के बाद 2 पुत्रों के जन्म पर बहुत खुशी महसूस हुई और उस उपलक्ष्य में
मैंने लेडी लाइट हॉस्पिटल को एक रूम कूलर भेंट में दिया। मैं अपने नियम से व्यापार का सारा कार्य भाइयों के साथ साथ देखता था और समय से अपनी दुकान पर जाता था। इसके अतिरिक्त मैं जैसे पहले माँ के पांव रोज दबाता था, वो भी बदस्तूर जारी रहा। छोटे भाई कैलाश चंद जी की शादी सन 1970 में सौभाग्यकांक्षिणी सुकेश रानी से हो गई। सन 1972 में सत्येंद्र कुमार का विवाह हुआ। 3 मार्च सन 1973 को मेरी पुत्री ज्योति का जन्म हुआ। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा पर जाए। एक संस्था थी दैवी संपद मंडल, जिसे श्री विशंबरनाथ जी कचहरी घाट में एक बहुत बड़े अहाते में चलाते थे। वहाँ रोजाना 2 घंटे सुबह सत्संग होता था और लगभग 150 स्त्री पुरुष रोजाना उस सत्संग में भाग लेते थे। सन 1972 में दैवी संपद मंडल ने एक तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। उसमें सत्संग के लगभग 30 व्यक्ति जा रहे थे। श्री विशंबरनाथ जी ने रेल के 2 डिब्बे रिजर्व करा रखे थे, जो गंतव्य स्थान पर अलग कर दिए जाते थे और फिर दूसरे दिन अन्य तीर्थ स्थान की ओर दूसरी गाड़ी में जोड़ दिए जाते थे। 2 रसोइये साथ गए थे और एक डिब्बे में पूरी की पूरी किचन थी। उसमें हलवाई आदेशानुसार भोजन की व्यवस्था करते थे। इस यात्रा में हमने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। एकलिंग महादेव, नाथ द्वारा, द्वारकाधीश, नर्मदेश्वर, नर्मदा, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थ इस यात्रा में शामिल थे। दिन भर चलने के पश्चात हम अपने ट्रेन के डिब्बे में वापस आते और फिर या तो डिब्बे में सोते या प्लेटफॉर्म के गेस्ट हाउस में। इस यात्रा के दौरान माँ के सारे कपड़े धोना और रात में माँ के पैर दबाना मेरा रोज का कार्य था। हलवाई गर्म खाना बनाकर रोटी, दाल, सब्जी तैयार रखते थे और सब यात्री एक साथ भोजन करते थे। इतना अच्छा प्रबंध मैंने कभी नहीं देखा। 15 दिन की ये तीर्थ यात्रा कराकर हम वापस आ गए। तीर्थ यात्रा कर जब हम माँ के साथ वापस आए तो मैंने भी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझा कि इस बहाने मेरी भी तीर्थ यात्रा हो गई। इतनी तीर्थ यात्रा करने के पश्चात भी मेरी माँ के व्यवहार में पौत्र पौत्रियों के प्रति कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा व्यापार इस समय सफलता की चरम सीमा पर था। सभी भाई बहनों के विवाह हो चुके थे, लेकिन घर में माँ के अपने स्वभाव के कारण उसकी कड़वाहट की शुरुआत छोटे भाइयों में भी दिखाई देने लगी और ये आवाज़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी कि अब भाइयों का बंटवारा हो जाना चाहिए। और आखिर में इसकी परिणति भाइयों का पूर्ण रूप से बंटवारा होकर ही थमी। संयुक्त परिवार का विघटन एक कड़वा सत्य है। चाहे 2 भाई हों या 6, अंत में उनमें बंटवारा होकर ही रहता है। पत्नी और माँ के बीच कैसे अपने व्यवहार में सामंजस्य बैठाया जाए, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि यदि वो अपने संस्कारों से बहुत अधिक बंधा हुआ है और अपने परिवार में उसने ये महसूस किया है कि माँ की बातों पर पूरा ही ध्यान देना चाहिए और उनका शब्दशः पालन करना चाहिए, तब वो कहीं ना कहीं पत्नी के प्रति अपने व्यवहार में कमी छोड़ देता है। और यदि वो अपनी पत्नी के प्रति अधिक समर्पित हो जाता है तो यही स्थिति उसके व्यवहार में माँ के साथ होती है। दोनों ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का आवश्यक अंग हैं। माँ ने यदि जन्म देकर उसे इस संसार में लाया है तो पत्नी ने उसे अपना सर्वस्व सौंपा है। दोनों के प्रति न्यायोचित व्यवहार ही किसी व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तित्व का आदर्श स्वरूप हो सकता है और इसमें किसी भी तरीके से न्यायोचित संतुलन लाना ही उसका कर्तव्य है। ना तो पत्नी के प्रति इतना समर्पण हो कि माँ की अवहेलना हो जाए और ना ही माँ के प्रति इतनी अंधभक्ति हो कि पत्नी उपेक्षित हो जाए। यही किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ी आवश्यकता है जिसे उसे पूरा करना चाहिए और इसमें केवल उसका विवेक ही उसका सहायक हो सकता है।